अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो सा हमारा वीडियो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हेपाटाइटिस। हमारी जो डिस्कशन होगी वो हेपाटाइटिस के ऊपर होगी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी वर्ड आइटस पे एंड अप हो, ख़त्म हो, मीन्स के ITIS पे ख़त्म हो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और इस चीज़ का हमें आइडिया है कि जो हेपाट लफ्ज़ है या हेपेटिक लफ्ज़ है वो लिवर के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर लिवर की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज के लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हेपेटाइटिस की, देन कॉजेज देखेंगे, साइन सिम्टम्स की बात होगी, सीवियरिटी के लेवल पे हम बात करेंगे, ट्रांसमिशन कैसे होती है और इसकी कुछ टाइप्स हैं जैसे कि हेपेटाइटिस A B C D E F और G, सब के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल भी हम देखेंगे कि अगर वायरल डिजीज़ हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, अगर हो जाती हैं, तो कौन से इसके रेमेडीज़ हैं, हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर की जो इन्फ्लेमेशन है उसी को हम नाम देते हैं हेपाटाइटिस का। दैट रिजल्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ कॉजेज, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं, बहुत इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। अब हेपेटाइटिस क्या है जी? लिवर की इन्फ्लेमेशन है जिसकी काफ़ी ज़्यादा कॉजेज हो सकती हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्टियस भी। अगर हम बात करें इन्फेक्टिस की तो इस केस में हमारे पास वायरसेस आ जाएंगे या पैरासाइट आ जाएंगे। और अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्टिस एंटिटीज़ की तो उस केस में हमारे पास ड्रग्स हैं, टॉक्सिक एजेंट हैं, एट्सेट्रा। सो हम ओवरव्यू इसका ऐसे करेंगे। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर दैट रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज, बोथ इन्फेक्टिस एंड नॉन इन्फेक्टियस। हेपेटाइटिस जो से है वो लिवर की इन्फ्लेमेशन है जो काफ़ी वजह से हो सकती है, जिसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शन भी रीज़न हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस A B C और D। ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है। लिवर है और जो सा वायरस है वो इसको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो लिवर है वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा और इसका जो सा साइज़ है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो सी आएंगी उसको हम बोलेंगे हेपेटाइटिस। मूव करते हैं इनकी कॉजेज़। अगर इन जनरल हम देखेंगे कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास है जो सा वायरस है उसकी वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से है, और उसके बाद कोई ड्रग्स भी हो सकती हैं, या उसके बाद कोई और एंटी जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स बैक ऐसा करेगा जिसकी वजह से जो लिवर है वो डैमेज हो सकता है। सो ये सारे के सारे इन जनरल इसकी कॉजेज़ हैं। फिर मैं थोड़ा सा लिस्ट कर दूं। अल्कोहल कंजम्पशंस हैं, उसके बाद सेवरल हेल्थ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है तो वो भी इसका बायस बनता है। उसके बाद मेडिकेशन वगैरह और इस तरह की दूसरी कंडीशंस हैं, और जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी सर फहरिस्त ही है। एक और बात जी, इन सम इंस्टेंस हेपेटाइटिस रिजल्ट फ्रॉम द ऑटोइम्यून रिएक्शन डायरेक्टेड अगेंस्ट द लिवर सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो उनसे लिवर हैं, लिवर सेल्स हैं बॉडी के, उसके जो उनसा इम्यून सिस्टम उनको कंट्रोल करने वाला है वो इस तरह की एंटीबॉडीज़ को जनरेट करवा देगा जो लिवर के नॉर्मल सेल्स को ही डेड करना शुरू कर देगा, और इसकी वजह से भी कैंसर होगा जिसको हम बोलेंगे ऑटोइम्यून कैंसर, सॉरी कह रहा हूँ। इसी की वजह से हमारे पास एक हेपेटाइटिस होगा जिसको हम बोलेंगे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इसका देखते हैं थोड़ा सा किस तरह से होता है। ये लिखा हुआ है जो सा जी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस इज अ डिजीज that occurs when your body makes antibodies against your liver tissues। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक ऐसा हेपेटाइटिस है जो तब होता है जब आपकी बॉडी ही एंटीबॉडीज़ बनाए जो आपके ही लिवर टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल ये चेक करें, हमारे पास ये नॉर्मल हैं और नॉर्मल बिहेव करने वाले सेल्स हैं, और जो बॉडी के सेल्स हैं लिवर्स के वो एज सच नॉर्मल हैं। अब इस केस में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया है और इस केस में जो सी एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो आपके नॉर्मल सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देंगी। जबकि इस तरफ देखें तो जो सी एंटीबॉडीज़ हैं वो जर्म्स को या वायरसेस को किल कर रही हैं, और इस केस में नॉर्मल बॉडी के जो से सेल्स हैं जैसे कि लिवर है उसको डैमेज कर रही हैं। सो इसको भी हम बोलेंगे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं, सो इसको जल्दी से थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और उसके बाद फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं, और मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी जब मदर फीड करेगी यंग वंस को। सो ये सारी की सारी कॉजेज़ थी जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होती है हेपाटाइटिस की पर्सन टू पर्सन। अब हम देख लेते हैं जर्नल से जौन से हैं साइन और सिम्टम्स, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया हेपेटाइटिस ए को, तो मैं थोड़ा सा कलेक्टिवली बात करूँगा, जस्ट हेपेटाइटिस ए को फोकस नहीं करूँगा। इस केस में क्या होगा, जौन से यूरिन है वो डार्क यूरिन प्रोड्यूस होगा, स्टमक की पेन होगी, येलो स्किन या आईज जौन सी हैं जो आपकी वाइट हैं, वो हिस्सा जो है वो येलो होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम जॉन्डिस बोलेंगे। उसके बाद पेल और क्ले कलर्ड स्टूल जोन सा होगा वो आपका आएगा, और जो से जिसको हम सॉलिड फेसिस बोलते हैं, जो हमारे एनएस से रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। लो ग्रेड फीवर, थोड़ा आपको फीवर भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख में कमी की वजूहात भी सामने आ सकती हैं। ये सारी की सारी देखी जा सकती हैं हेपेटाइटिस के केस में। उसके अलावा फीलिंग सिक टू योर स्टमक, आपका जो सा स्टमक है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, सो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको सिकिंग फील होगी। और उसके बाद एचिंग जॉइंट्स, आपको जॉइंट्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जॉन्डिस ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। चूँकि लीवर होता है हमारे बेली रीजन में, हमारे एब्डोमेन में, तो उसको हम बोलेंगे अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एब्डोमिनल पेन भी होगा। उसके बाद लीवर इन्लार्जमेंट है इन्फ्लेमेशन की वजह से, फैटीग है, और समटाइम फीवर, जो हम लास्ट स्लाइड पे भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये कुछ साइन सिम्टम्स है कि अगर कोई पेशेंट हेपेटिक है तो हमें उसका किस तरह से आइडिया होगा। तो ये कंडीशंस अगर पेशेंट में हैं तो उसको मस्ट अपनी टेस्टेशन करवानी चाहिए, ताकि क्लियर हो कि अगर कोई हेपेटाइटिस है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रिकॉशंस या उसका जो सा ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करवाएं, और अगर नहीं है तो फिर जो नॉर्मल आपकी बॉडी बिहेव नहीं कर रही उसके पीछे जो कॉज हैं उसको फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन देखें। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो जौन सा हेपेटाइटिस है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है या एक्यूट हो सकता है। इसका ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा इसको डील कर लेते हैं। ये साइन सिम्टम्स लिखे हुए हैं हेपेटाइटिस के, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिए हैं, जैसे कि मसल पेन है, जॉइंट पेन है, हेडेक है, फीवर है, और डायसिया भी हो सकता है या वॉमिटिंग वाली कंडीशन भी हो सकती है, जॉन्डिस भी है, और उसके बाद कोलेरा भी है। अब ये सारी की सारी कंडीशंस अगर तो डेज़ के लिए या कुछ वीक के लिए होंगी तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस। और अगर ये सारी की सारी कंडीशंस वीक या डेज को क्रॉस करके मंथ्स या ईयर तक चले जाएं तो उनको हम बोलेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। और जो सा क्रोनिक है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, और जो सा एक्यूट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। सो मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दिया है, थोड़ा सा को यहाँ से रेड भी कर लेते हैं। एंड द एक्यूट symptomatic phase of viral hepatitis usually lasts from a few days to several weeks। अब जो सी एक्यूट वाली कंडीशंस हैं वो कुछ डे से सेवरल वीक्स तक होती हैं। द पीरियड ऑफ जॉन्डिस दैट मे फॉलोज कैन परसिस्ट फ्रॉम 1 to 3 weeks। और इसके बाद जो जॉन्डिस है वो 1 to 3 वीक्स का होगा। पेशेंट में एक्सपीरियंस फ्लू लाइक इलनेस, वो फ्लू की तरह हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम की टाइप कौन सी है वो इलनेस हो जाएगी। जनरल सिम्टम्स इंक्लूड्स, इसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं, नेसिया है, मतली की कंडीशन होना, वॉमिटिंग की कंडीशन होना, लेकिन वॉमिटिंग ना आना, उसको हम बोलेंगे नेसिया। उसके बाद वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग आ जाना, उल्टी आ जाना, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, और फटीग है, बुखार भी होगा या थकावट होगी। अगर ये सारी कंडीशंस फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स तक होंगी तो एक्यूट हेपेटाइटिस है, और अगर ये मंथ टू ईयर्स हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो कि नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स है वो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। Another complication is chronic hepatitis, which is characterized by the liver cell death and inflammation over a period greater than the 6 month। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो सी ये वाली साइन सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे सीवियरिटी के लेवल तक पहुंच जाएंगे। इनका जो सीवियरिटी का लेवल है, डैमेज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, और उसके जो नॉर्मल काम करने की शरह है वो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। वो होगा हमारे पास क्रोनिक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ वायरल हेपेटाइटिस। अब हम जनरल से डील कर रहे थे कि हेपेटाइटिस है क्या,
और कौन कौन सी कॉजेज़ हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ट्रांसमिशन के वेज कौन कौन से हैं, ये हमने इन जनरल देखा। उसके बाद हमने देखा अक्यूट और क्रॉनिक कौन सा है। अब जो हमारी बात होगी वो होगी वायरल हेपेटाइटिस की। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट पे बता दिया है कि हमारे पास ABCDEFG तक हमारे पास हेपेटाइटिस है। अब इनमें जो हेपेटाइटिस A, E और F है, ये जो ट्रांसमिट होता है ये इंजेक्शन के थ्रू, अगर हमने कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर को इंजेस्ट कर लिया है या ड्रिंक कर लिया है तो उसकी वजह से ये बॉडी के अंदर आ सकता है और ये कंडीशन डेवलप करवा सकता है हेपेटाइटिस A, E और F की। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस B, C, D और G की, तो इनके ट्रांसमिशन का जो मेन वे है वो ब्लड है या बॉडीली फ्लूइड है, और फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो से हैं वो भी इसका बायस बनते हैं। अब नेक्स्ट इनकी हम डिटेल 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेपेटाइटिस A। तो ये आपको डायग्राम भी दिखाई जा रही है, यहाँ पे इसके साइन सिम्टम्स भी कुछ लिखे हुए हैं और इन जनरल हम बात कर लेते हैं ऊपर भी। हेपेटाइटिस A फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्टिस हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय द कॉन्टैक्ट विद द फेसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के तौर पे कि जो सा हेपेटाइटिस ए है इसको पहले इन्फेक्टिस हेपेटाइटिस बोला जाता था, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस के थ्रू स्प्रेड होता था। हेपेटाइटिस ए डजंट गिव राइज टू द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अब जो सा हेपेटाइटिस है वो एक्यूट ही होगा, ये क्रॉनिक नहीं होगा, मीन्स कि शॉर्ट लिव्ड होगा, लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा। इट मे कॉज माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस वायरुलेंट डिजीजेस। अब जो हेपेटाइटिस ए की वजह से हेपेटाइटिस होगा वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, क्रॉनिक कंडीशन में नहीं जाएगा, जस्ट एक्यूट कंडीशन में ही होगा। अगर हम इसके जीनोम की बात करें तो जो सा हेपेटाइटिस ए वायरस है ये RNA वायरसेस है जो कि नॉन इन्वेलप्ड है। ऑलरेडी आप इसका आइडिया ले चुके हैं वीडियोस में कि इन्वेलप्ड जोन सा है उसकी बाहर मेम्ब्रेन होती है और नॉन इन्वेलप्ड के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, तो जब वायरस बॉडी के अंदर आता है तो 15 to 45 डेज के एक्सपोजर के बाद जो सी साइन सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, और चांसेस आर देयर के चिल्ड्रन या कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये अलामात शो नहीं होती, जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस की थी। हेपेटाइटिस है, एनेसिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, सो ऑन, जो हमने डिस्कस की हुई हैं। ये कंडीशंस तब अपीयर होंगी हेपेटाइटिस ए के केस में जब वायरस की एंट्री को 15 to 45 डेज गुजर चुके होंगे, और बाज़ इफेक्टेड पर्सनस में ये शो नहीं भी हो सकते, लेकिन बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका एज सच जो प्रॉपर ट्रीटमेंट वो तो कोई नहीं है स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन हाँ बेड रेस्ट जोन से है वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। और एक और चीज़ अपने इस चीज़ को फोकस करना है, इम्यून सीरम ग्लोब्यूलिन, ये आपने लेनी है अफेक्टेड पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का नाम है A और एक का नाम है B। A वाले को पहले हेपेटाइटिस हो चुका है और B वाले को अभी न्यूली हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो A वाला है उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी, इम्यून सीरम ग्लोब्यूलिन बन चुकी होगी, हम वहाँ से लेंगे और जो न्यूली हमारे पास अफेक्टेड है उसकी बॉडी में डाल देंगे, तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी और कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हेपेटाइटिस B। ऐसा जो उसकी जो साइन सिम्टम्स हैं, ऑलरेडी मैं एक दफ़ा यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ कि जो साइन सिम्टम्स हैं वो आलमोस्ट मिलते हैं, जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी आलमोस्ट मिलता है, और उसी को आपने फोकस करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हेपेटाइटिस B को। हेपेटाइटिस B इज़ अ सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस B इज़ द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ द हेपेटाइटिस। इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं क्योंकि ये सीरम के थ्रू भी जो सा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये सेकंड मेजर टाइप है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इट इज़ काज्ड बाय DNA वायरसेस विच इज़ वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपाइंस, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जो DNA है इसका जीनोम है जी। During acute attack of hepatitis B, fatigue, loss of appetite and jaundice are reported. People with the chronic hepatitis infection are at the risk of the liver damage. अब जो सा हेपेटाइटिस B है ये अगर एक्यूट फॉर्म में है तो इसकी जो सी साइन सिम्टम्स होंगी उसमें फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जॉन्डिस वगैरह हो जाएगा, और अगर ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा तो जो लिवर है उसके डैमेज होने के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जीनोम की, तो DNA इसका जीनोम है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो 40 डेज to 6 मंथ है। अब आपकी बॉडी के अंदर वायरस जब जा चुका है तो वायरस की एंट्री से लेके 40 डेज to 6 मंथ के दौरान इसके जो से साइन सिम्टम शो होंगे, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देंगे।
अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उसके बाद जो अफेक्टेड पर्सन है उसके आप जो अगर चीज़ें यूज़ करेंगे, एंटिटीज़ को यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हेपेटाइटिस बी बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज की वजह से भी होता है, और बॉडी का फ्लूइड हमारे पास ब्लड हो सकता है या बॉडी का टिश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड, सीरम, ब्रेस्ट मिल्क एंड स्लाइवा। अब ये जो सीरम है जो कि ब्लड के अंदर होता है, ब्रेस्ट मिल्क है जब माँ फीड करती है, स्लाइवा है जो थूक होता है, या ब्लड है, ये हमारे पास बॉडी के फ्लूइड्स हैं, और इनके अंदर एग्जिस्ट करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और ये वाला वायरस अगर इन चीज़ों का एक्सचेंज हो डिफरेंट पर्सन के दरमियान तो अफेक्टेड पर्सन से ये नॉर्मल पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, द इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरसेस। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस बी। कंप्लीट रिकवरी के चांसेस भी हैं और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो कि हमने हेपेटाइटिस बी की करनी है वो इम्यून ग्लोब्यूलिन है, जैसे कि हमने हेपेटाइटिस ए के लिए यूज़ किया था, वैसे हेपेटाइटिस बी का ऑलरेडी जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी, और वहाँ से आप कलेक्ट करके न्यूली अफेक्टेड पर्सन को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीट रिकवर हो सकता है और जल्दी रिकवर हो सकता है। आप इसका भी थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस सी, फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। इट इज़ कॉजेज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। अब जो हेपेटाइटिस सी है इसको फॉर्मली नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस बोला जाता है, और ये इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस है विच इज़ लेस सीवियर दैन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। अब ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों से लेस सीवियर है, और इसी को हम बोलेंगे इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। बट हेपेटाइटिस सी ऑफन लीड्स टू द क्रॉनिक लिवर डिजीज़। अब जो सा हेपेटाइटिस सी है वो ए और बी से लेस सीवियर तो है, लेकिन जो सा सी है ये क्रॉनिक अगर बन जाए तो फिर ये लिवर डिजीज़ कॉज करेगा और लिवर के डैमेज का बायस बनेगा। ट्रांसमिशन के वेज ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, ऑलमोस्ट सिंपल और सेम भी हैं। वही चीज़ें हैं कि जी बॉडी का जो ब्लड है या बॉडी के फ्लूइड हैं, मदर चाइल्ड हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं और आफ्टरवर्ड, और फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं जो ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। ट्रांसमिशन का वेज सबका सेम ही है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसके जीनोम की बात करें तो जो सा HCV है इसका जो सा जीनोम है वो RNA इन्वेलप्ड है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अब जो सा वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, और इसमें जो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं एंटी वायरल मेडिकेशंस का, जिसमें हमारे पास इंटरफेरॉन भी आ सकती है, रेबाविरिन भी आ सकती है, और इस तरह की और कम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंटी वायरल मेडिसिन कैन क्योर 90% ऑफ द पर्सन विद हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस सी का जो इन्फेक्शन है वो एंटी वायरल मेडिकेशंस के थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है। जी हमारे पास है हेपेटाइटिस डी वायरस, इसका बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है, सो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की है। हेपेटाइटिस डी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा हेपेटाइटिस, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डेल्टा हेपेटाइटिस हम वायरस जो उनसा हेपेटाइटिस डी का है उसको हम बोलते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। This is a rare form of the hepatitis that only occurs in the conjunction with the hepatitis B infection. अब जो सा हेपेटाइटिस डी है इसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, और ये कम होने वाला हेपेटाइटिस है, और अगर कोई पर्सन ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी उसको हो चुका है तो फिर उसको होने के चांसेस हैं हेपेटाइटिस डी के। अगर पहले बी का इन्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर इसके बहुत ही कम चांस है कि हेपेटाइटिस डी वाला वायरस उसको अटैक करे और हेपेटाइटिस कॉज करे। Hepatitis C viruses causes liver inflammation like other strains, but a person cannot contract HDV without an existing hepatitis B infection. अब इस केस में ये लिखा हुआ है कि जो सा हेपेटाइटिस डी है जिसको डेल्टा हम हेपेटाइटिस बोलते हैं ये कम होने वाला है, और जो पर्सन हेपेटाइटिस बी के साथ अफेक्टेड होगा ये उसी को होगा। अगर वो हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड नहीं है तो ये वायरस के बहुत कम चांस हैं या ना होने के बराबर चांसेस हैं कि ये हो।
ट्रीटमेंट क्या है जी, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि अगर हम हेपेटाइटिस बी को रिकवर कर लें, उसको ना होने दें, तो फिर ये वाला वायरस भी बॉडी के अंदर आ भी जाए तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। सो हम ऐसे करेंगे कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन अवेलेबल है वो यूज़ करेंगे, जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको अडॉप्ट करेंगे ताकि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बॉडी के अंदर ना जाए। और अगर इसकी एंट्री ना हुई या इसका जो हमारे पास कॉजेशन है वो नहीं हुई, तो फिर हम HDV से भी बच सकेंगे जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस जो सा है। हेपेटाइटिस ई इज अ वाटर बॉर्न डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू द हेपेटाइटिस ई वायरसेस। अब जो सा वाटर बॉर्न डिजीज़ है, एक वायरस होता है जिसका नाम है HEV, हेपेटाइटिस ई वायरस। ये जो सा है ये वाटर के अंदर होता है और वाटर की वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। हेपेटाइटिस ई इज़ मेनली फाउंड इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन एंड typically result from ingestion of fecal matter that contaminates the water supply. अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है HEV हेपेटाइटिस ई वायरस से इफेक्टेड है, अगर इसके जो से फीसिस हैं वो वाटर के अंदर चले जाएं और वही जो सा वाटर है वो किसी भी तरह से हमारे जो मेन वाटर सप्लाई है उसके अंदर शामिल हो जाए, तो जो पर्सन उस वाटर को यूज़ करेगा, इसके चांसेस हैं कि वो उस पर्सन की बॉडी के अंदर एंट्री करेगा। इसको डिस्कवर किया गया था 1980s में और द हेपेटाइटिस ई वायरस इज़ सिमिलर टू द हेपेटाइटिस ए वायरसेस। अब ये ए से मिलता जुलता है जो हेपेटाइटिस ई का वायरस है। साइन सिम्टम्स यहाँ पे फिर देख सकते हैं और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि साइन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होंगे और उसके बाद जो हमारे पास प्रिकॉशंस हैं और उसके बाद ट्रांसमिशन का वे है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा। नेक्स्ट जी, HEV is transmitted in the same manner as HAV। चूँकि ये हेपेटाइटिस ए से मिलता है, जो उनका वायरस हेपेटाइटिस ए का एक की वजह बनता है, ये उससे मिलता जुलता है एंड इज़ टू ओनली काज अक्यूट इन्फेक्शन, और ये अक्यूट इन्फेक्शन ही कॉज करेगा। हाउएवर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन विद HEV आर मोर सिवियर देन दोज कॉज्ड बाय द HAV। ये HAV वायरस की तरह का है, लेकिन जो इसके इन्फेक्शन की सिवियरिटी है वो HAV से ज़्यादा है एंड डेथ इज़ मोर कॉमन, और इसकी वजह से डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। द रिस्क ऑफ acute liver failure from the infection with HAV is especially great for the pregnant women। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो HEV है ये HAV की तरह ही है, लेकिन जो HEV है ये ज़्यादा सीवियरिटी रखता है और इसकी वजह से डेथ भी ज़्यादा होती हैं और ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादा अटैक करता है। ट्रांसमिशन का वे ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं, जो ट्रांसमिशन का वे है वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, फेसेस के थ्रू होगा। Most recent work of the Halber and co-workers in 2001 reveals that pig could be the source of infection of hepatitis E। जो पिग है वो हेपेटाइटिस ई का सोर्स हो सकता है, मीन्स कि जो स्प्रेडिंग की रीज़न है वो पिग भी है और उसके बाद फेसेस भी हैं। यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी हैं जो यूनिक सी होती हैं, यही MCQs के तौर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेपेटाइटिस F एंड G। फाइनल हमारे पास हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस F एंड G आर काज बाय वायरसेस येट अनआइडेंटिफाइड, अभी तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन जो करंट हमारे पास स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सम केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू contaminated फूड और वाटर आर कंट्रीब्यूट टू द हेपेटाइटिस F वायरस। हेपेटाइटिस F वायरस विच वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1994। हेपेटाइटिस जोन सा है F की हम बात कर रहे थे, तो ये जो कि 1994 में डिस्कवर हुआ था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। सो मूव नेक्स्ट। Another virus isolated in 1996, the hepatitis G virus, is believed to be responsible for a large number of sexually transmitted and blood-borne causes of hepatitis। अब काफ़ी ज़्यादा हेपेटाइटिस जोन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहे हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं उनमें से सर फहरिस्त हैं, तो वो जो ज़्यादातर होना वो हेपेटाइटिस जी की वजह से हो रहा है, ये रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद ये हेपेटाइटिस जी वायरस कॉज एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ द डिजीज़ एंड ऑफन इन्फेक्ट्स पर्सन ऑलरेडी अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस।
अब जो सा जी वायरस है, जो सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होने वाला हेपेटाइटिस है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होने वाला हेपेटाइटिस है, उसकी जो मेन कॉज बताई गई है वो हेपेटाइटिस जी वायरस है। और ये मोस्टली जो सा है उन पर्सन को ज़्यादा होने के चांसेस हैं या ज़्यादा सीवियरिटी उन पर्सन में आएगी जो ऑलरेडी HCV से अफेक्टेड हैं। अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स की, कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस की, तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, हम थोड़ा सा फिर देख लेते हैं जी। हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग हाइजेनिक मेजर्स विद रूटीन वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड ऑर्गन्स टिश्यूज ऑफ द डोनर। अभी इस केस में ये लिखा हुआ है कि अगर हम हाइजेनिक मेजर्स को अडॉप्ट करें या वैक्सीन को यूज़ करें और ट्रांसफ्यूजन हमने किसी भी चीज़ की करानी है, ख्वाह वो ब्लड है, टिश्यू ऑर्गन है डोनर्स के, उसकी हम स्क्रीनिंग करवा लें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम अवॉइड करवाएं कॉन्टामिनेटेड जो पर्सन है, और जो कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कम्प्लीटली उनसे अवॉइड करवाना है। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनकी गैदरिंग में नहीं बैठना, कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज़ नहीं करना। और वो जो अफेक्टेड पर्सन हैं उनकी, जैसे कि ये हमारे पास ईयर रिंग्स हैं या नोज पिन है, इस तरह के जो सी ऑर्नामेंट्स हैं उनके वो यूज़ नहीं करने, या उनकी कोई भी चीज़ है वो कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आनी। उसके बाद अगर वो अफेक्टेड पर्सन फीमेल है, तो अगर वो प्रेग्नेंट वमेन थी तो बर्थ किया है एक चाइल्ड को, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करे, और अवॉइड करें एक्सचेंज जो उनसे टिश्यू के फ्लूइड्स हैं, बॉडी टिश्यूज़ के फ्लूइड हैं, उनसे अवॉइड करें। गेट द वैक्सीन फॉर द हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी। अब जो उनसे मेनली आपके पास हेपेटाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनको एज़ पर दी प्रिस्क्राइब्ड जो सी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लगवाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर वो सीवियर फॉर्म में या प्योर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में वायरस आपकी बॉडी में एंट्री करे भी तो आपको हेपेटाइटिस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइफ पार्टनर हैं तो एक अफेक्टेड हो गया है, पॉजिटिव हो गया है किसी भी हेपेटाइटिस का, तो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए कॉन्डम को यूज़ करना है। डोंट केयर नीडल्स टू टेक ड्रग्स। अब ऐसा भी होते हैं हमारे हजरात कुछ हैं वो ड्रग्स लेते हैं, तो अगर कोई कंटामिनेटेड है तो सेम इंजेक्शन को यूज़ कर लेते हैं, सेम नीडल को यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजेनिक सच एज थ्रू हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। अब प्रॉपरली आप जो सा हैंड वॉश के लिए जो सोप है वो प्रॉपर यूज़ करें, सेपरेट हो। अगर कोई अफेक्टेड पर्सन ने साबुन को यूज़ कर लिया है, सोप को यूज़ कर लिया है, उसको यूज़ ना करें। वाटर को बॉयल कंडीशन में यूज़ करें। जो वाटर बॉटल है उसको अपने साथ ज़रूर रखें। और कोई भी चीज़ है जिस बर्तन में उसने खाया है अफेक्टेड पर्सन ने, उससे अवॉइड करें, उसके अंदर कुकिंग से भी अवॉइड करें। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं। टेक प्रिकॉशंस व्हेन गेटिंग एनी टैटू और बॉडी पियर्सिंग। अगर आपने बॉडी में कोई भी होल्स करवाना है, जैसे कि एयर होल होते हैं, नोज़ होल हैं, वो करवाना है या टैटू बनवाना है, तो ये आप चीज़ श्योर कर लें कि वो ऑलरेडी जो टैटू बनाने वाला है उसने उस इंस्ट्रूमेंट को पहले कंटामिनेटेड पर्सन को यूज़ नहीं किया, अफेक्टेड पर्सन को यूज़ नहीं किया। टेक प्रिकॉशंस व्हेन ट्रैवलिंग टू एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड विद पुअर सैनिटेशन। और अगर आपने उस एरिया का, उस कंट्री का विज़िट करना है जहाँ पर पुअर सैनिटेशन है, तो अवॉइड करें वहाँ पर ड्रिंकिंग से ड्रिंक बॉटल वाटर व्हेन ट्रैवलिंग। तो आपने बॉटल के वाटर को यूज़ करना है वाइल ट्रैवलिंग। उसकी रीज़न ये है कि अगर पुअर सैनिटेशन कंडीशंस हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कुछ वायरसेस हैं जो फेसिस के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं, तो वो जो उनसे फेसिस और वाटर है अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो जो सैनिटेशन, अगर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो पुअर सैनिटेशन की वजह से वो जो फेसिस हैं वो आपके ड्रिंकेबल जो उनका वाटर है उसके अंदर आ जाएंगे, और अगर आप उसी को ऐसा यूज़ कर लेंगे तो आप भी कंटामिनेटेड बन जाएंगे, खुद आप भी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये था ओवरव्यू, थोड़ा सा वही सिंपल सी प्रिकॉशंस हैं, और अगर हम इन प्रिकॉशंस को ही अडॉप्ट कर लें तो हमारे पास वायरस आ ही नहीं सकता। इसका बेस्ट कंट्रोल यही है कि हम इन प्रिकॉशंस के ऊपर सारे का सारा जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितने भी प्रिकॉटरी हमारे पास मेजर्स हैं, हर एक को अडॉप्ट करें ताकि वायरल कॉन्टैक्ट में हम ना आएँ और इस डिज़ीज़ से हम सेव रहें। सो दैट वाज ऑल गाइस, जो आज का हमारा लेक्चर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट पे जो हमने स्टार्ट पे की पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि ये हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे कि डिफाइन हैं, कॉजेज़ हैं, साइन सिम्टम्स भी, सीवियरिटी भी, जैसे कि वो एक्यूट था और उसके बाद क्रोनिक था, ट्रांसमिशन डिफरेंट टाइप्स हैं जो ABCD
ई एफ जी ये हमने सारी पढ़ ली हुई हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोल जो भी हैं इनको हमने टच किया है हर एक टॉपिक को। तो ये हर एक टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप इन्हीं को फर्स्टली आपका जो मेन काम है आपने इनको रिकॉल करना है, इनको याद करना है। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक थी, ये हमने क्लियर कर लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशन। होप सो कि इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।